अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिफा यूसुफजई और आपके लिए मैं लेकर आई हूं आज एक कॉल लेकर आई हूं रॉबर्ट मुगाबे का। और उस कोट को एक्सप्लेन करूंगी मैं, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि रॉबर्ट मुगाबे कौन था और उसकी क्या स्ट्रगल थी। रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे का प्राइम मिनिस्टर था और फिर जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट भी बना। रॉबर्ट मुगाबे 1980 से 1987 तक जिम्बाब्वे का प्राइम मिनिस्टर रहा और फिर 87 से लेकर 2017 तक यानी कि 2017 तक वो जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट रहा। अच्छा, अब रॉबर्ट मुगाबे की स्ट्रगल क्या थी? रॉबर्ट मुगाबे को एक रेवोल्यूशनरी माना जाता है। रॉबर्ट मुगाबे को इनकिलाबी कहते हैं वहाँ के लोग भी, और जितने हिस्टोरियंस हैं वो भी उसको इस तरह से ही लिखते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी जदोजहद किसके खिलाफ थी? उसकी जदोजहद जो थी, उसकी जो स्ट्रगल थी, वो थी वाइट माइनॉरिटी रूल के खिलाफ। अब ये वाइट माइनॉरिटी रूल, ये 3 वर्ड्स अपने जहन में रखें। वो वाइट के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था, यानी कि गोरों के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था। माइनॉरिटी में थे वो गोरे, मतलब मेजॉरिटी नहीं थी। मेजॉरिटी पर तो हुकूमत चल रही थी ना उनकी, और वो रूल कर रहे थे। तो वाइट माइनॉरिटी रूल के खिलाफ रॉबर्ट मुगाबे की स्ट्रगल थी। और वो स्ट्रगल इतनी पॉपुलर हुई, बहुत से लोगों ने रॉबर्ट मुगाबे के साथ शाना बशाना जो है वो उस स्ट्रगल में हिस्सा लिया और उसको फिर प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका फराहम किया और फिर वो प्रेसिडेंट भी बना। और ऐसा लीडर उनका बना कि उसने 37 साल तक, 37 ईयर्स तक ही रूल्ड जिम्बाब्वे। और उसके बाद भी फिर उसको हटाया गया। उसकी वजह यही है कि जाहिर है फिर बाद में सियासत इन्वॉल्व हो गई और वो जो एक हीरोइक पिक्चर थी उनको नज़र आने से वो उनकी आंखों से ओझल हो गई और फिर बहुत सारी सियासत इन्वॉल्व हो गई और लोगों ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई इसने तो जो जदोजहद की थी, ये उसी किस्म की कोई रूल कर रहा है हम पर, उसी किस्म की हुकूमत कर रहा है जहां पर ये वो जो बरसों से चली आ रही थी रिवायात कि भाई वाइट माइनॉरिटी जो है हमें रूल करेगी, उसके खिलाफ इसने बेसिकली हमसे वोट लिए थे और हमारा लीडर बना था। लेकिन अब तो 37 साल से ये भी हम पर रूल कर रहा है, तो वी नीड न्यू लीडरशिप। और इस किस्म की बातें वहां पर भी हुई और फिर रॉबर्ट मुगाबे को हटना पड़ा, इख्तिदार खोना पड़ा। खैर, रॉबर्ट मुगाबे ने, जाहिर है जो जिम्बाब्वे है वो भी एक डेवलपिंग कंट्री है। जिम्बाब्वे की इकोनॉमी भी बड़ी ख़राब थी पिछले कुछ अरसे में और अब भी गालिबन बहुत कोई स्ट्रांग नहीं जा रहे वो। तो रॉबर्ट मुगाबे ने जो बात की है वो जितनी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तरक्की पजीर जो ममालिक हैं, उन सब के हवाले से रेलिवेंट है। रॉबर्ट मुगाबे ने कहा क्या है? उसने ये कहा कि आप आने वाली नस्लों को किस तरह ये बात समझाएंगे, कैसे कन्विंस करेंगे, हाउ विल यू कन्विंस द अपकमिंग जनरेशंस टू गेट देमसेल्व्स एजुकेटेड। यानी कि आप कैसे आने वाली नस्लों को ये बात समझाएंगे कि तालीम हासिल करो तो आपको कामयाबी मिलेगी, जब वो अपने इर्द गिर्द ये देखेंगे व्हेन वी आर सराउंडेड बाय रिच क्रिमिनल्स एंड पुअर ग्रेजुएट्स। जब वो अपने इर्द गिर्द ये देखेंगे कि अमीर जो हैं वो मुजरिम हैं या मुजरिम अमीर हैं और ग्रेजुएट्स गरीब हैं, इस तरह से इसको ले लें, मुजरिम अमीर हैं और ग्रेजुएट्स गरीब हैं, तो आप आने वाली नस्लों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे ये समझाएंगे कि भाई तालीम हासिल करो, तालीम में तुम्हारी कामयाबी है। अब तालीम हासिल करना ज़रूरी है और तालीम हासिल करने ही में कामयाबी है, लेकिन रॉबर्ट मुगाबे कहना क्या चाह रहा है और इसको अगर हम अपने निज़ाम पर इम्प्लीमेंट करें या अप्लाई करें तो क्या चीज़ें सामने आती हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल नंबर 1, पब्लिक स्कूल्स और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में क्यों हमने कभी नहीं देखा कि हमारे किसी बड़े लीडर, बड़े पॉलिटिशियन, बड़े सेनेटर, बड़े वजीर की औलाद पढ़ती हो पाकिस्तान की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या पब्लिक स्कूल्स में? उसकी वजह यह है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं है। उसकी दूसरी वजह यह है कि क्लास डिवाइड है। भाई कैसे वजीर का बेटा प्राइवेट एजुकेशन भी पाकिस्तान से हासिल करे? यहाँ पर तो ये भी प्रॉब्लम है ना कि मतलब जो बड़े बड़े लीडरान हैं, जो हमारे हाकिम रहे हैं, उनकी तो औलादें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी पाकिस्तान की पसंद नहीं करती, वो बाहर जाती हैं। तो यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ तो जहाँ बहुत दूर की बात है। क्यों नहीं जाते? क्योंकि स्टैंडर्ड इस काबिल नहीं है ना, उनके लिए इस काबिल नहीं है कि वो इस पाकिस्तान की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या पब्लिक कॉलेजेस में जाएं। स्टैंडर्ड नहीं है, टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता, स्टूडेंट्स जो वहाँ जाते हैं वो उनकी क्लास से मैच नहीं करते। जाहिर है गरीब लोगों के बच्चे होते हैं, आवाम जो रियाया है उनकी औलाद होती है, तो जाहिर है अपने बच्चों को कैसे वो उनके साथ एक बेंच पे बिठाएंगे? तो इसलिए नहीं हो सकता। फिर आप वहाँ की फैसिलिटीज़ देखें, टॉयलेट्स आप देख लें तो आप गश खा के गिर जाएंगे। अगर आप किसी पब्लिक स्कूल के टॉयलेट जाकर देखेंगे तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे, आप एक दिन वहाँ गुजार नहीं सकेंगे। ये तो आफरीन है उन बेचारे बच्चों पर जो वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं, गर्मी सर्दी बगैर एसी और बगैर गैस के हीटरों के, वो वहाँ पर ठंड में ठिठर रहे होते हैं, लेकिन वो पब्लिक स्कूल जा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लिए कोई विजन सोचा है। ये वो लोग हैं जिनको आगे आना था। वो क्यों नहीं आगे आ सके? क्योंकि हमारे यहाँ जो नौकरियाँ भी लेने जाते हैं, आम लोगों के बच्चे जब नौकरियाँ लेने जाते हैं, चाहे वो कितने ही डिस्टिंक्शन उनकी हो, कितने वो ब्राइट ब्रिलियंट क्यों ना हो, उनको नौकरी नहीं मिलती। वहाँ पर उनको नौकरी क्यों नहीं मिलती?
उनको नौकरी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ऊपर से किसी का फ़ोन आ जाता है और वो ये कहते हैं हाँ भाई मैं फलाना भेज रहा हूँ, उसकी फाइल आगे पहुँचाओ, सेक्रेटरी को कहो साइन करे और उसको नौकरी पे रखो। तो जब पीछे से माई बाप के ऑर्डर आ जाएंगे तो फिर कैसे एक आम आदमी को नौकरी मिलेगी। तो वो एड़ियाँ घसीटते घसीटते, एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते बस इतना ही सुन के वापस आ जाते हैं अपने घर कि हाँ जी सर किसके रेफरेंस से आए हो। तो वो आगे से कहता है कि किसी के रेफरेंस से नहीं आया, अखबार में ऐड देखा था तो आया हूँ। अच्छा सर आप जाएं फिर बता देंगे, आपको बता देंगे, आपको कॉल कॉल आ जाएगी, कॉल आ जाएगी। वो कॉल कभी नहीं आती वो कॉल आज तक किसी को कभी नहीं आई। तो इसलिए ये होता है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का मैंने आपको बता दिया। फिर पब्लिक के जो इदारे हैं जहाँ पर लोग नौकरियों के लिए जाते हैं वहाँ पर भी आपको मैंने सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी। अब मैं आपको थानों का भी बता देती हूँ। थानों में अगर आम आदमी जाएगा जिसका हुलिया ज़रा ख़राब सा है या जो एक हुलिये से लग रहा है कि गरीब है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड स्ट्रांग नहीं है, उसके साथ क्या होगा, उसको बिठा देंगे ज़मीन पे कहीं दूर। कुर्सी भी बहुत बहुत मरतबा तो कुर्सी भी नहीं फराहम करते ना, बिठा देंगे, जानवर है ना बैठ जाएगा वहाँ पे। तो उसको वहाँ पे बिठा देंगे और कहेंगे भाई इंतज़ार कर, थानेदार साहब आएंगे तो तुझसे बात करेंगे। थानेदार साहब आते हैं नहीं आते वो उनकी मर्जी है, कभी आ जाते हैं अगर उसके होते हुए तो वो उसको बात करना के काबिल नहीं समझते तो वो अपना काम शाम करके मगन होकर चले जाते हैं चाय शाय पी के। लेकिन जब उसी थाने में एंट्री होती है किसकी, एक सफ़ेद शलवार कमीज कलफ लगा हुआ सूट पहना हुआ है एक आदमी ने, उसने ज़बरदस्त वेस्ट कोट पहनी हुई है सियासी स्टाइल, और उसके पीछे 2-4 ज़बरदस्त गनमैन उतर के आ रहे हैं डाले से या बड़ी लैंड क्रूजर से या प्राडो श्राडो से, इस किस्म की बड़ी गाड़ियां ना। तो फौरन थाने में जितने लोग हैं चाहे उनकी टेबल पर वो शख्स जाए ना जाए सारे खड़े हो जाएंगे देखने के लिए कि कौन आया कौन आया। और फिर सब कहेंगे सर अस्सी कराने आ तो काम की काम ही, सर बैठो तुसी चाह पीसो पकौड़े लाइए। ये होती है वहां पे थानों में वड्डे वडेरों के साथ। फिर अच्छा अब अदालतों की बात कर लेते हैं। अदालतों के बारे में मैं आपको क्या बताऊं ज़्यादा, अदालतों के बारे में बस यही जान लीजिए कि मिलियंस में जो हैं वो केसेस पेंडिंग पड़े हैं। और ये वो केसेस नहीं हैं जो सियासतदानों के रोज़ाना हम टीवी पे ये लाल फ्लैशी हेडलाइंस के साथ हम देखते हैं। ये वो केसेस हैं जो आम आदमी के हैं। बड़े बड़ों के केसेस तो रोज़ाना की बुनियाद पर सुने जा रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, पूरा मीडिया फॉलो कर रहा है, तो जाहिर है उनमें डिले नहीं हो सकता ना, उनको पूरा टाइम भी देना है। उनका अगर केस कोई डिले हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है कि उनको पूरा मौका दिया जाए कल को, ताकि वो ये ना कह सकें कि भाई जल्दी में हमारा केस सुना गया, हमें मौका नहीं मिला अपने आप को डिफेंड करने का। तो ये हाल है। और लोगों के मरने के बाद उनके केसों की तारीखें आती हैं। एक खबर जो मैं देख रही थी, मुझे नहीं पता वो सच है कि नहीं, लेकिन ऐसा बहुत मर्तबा होता है कि लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं। जवानी में कोई पिटीशन डाली थी, जवानी में कोई केस किया था, उसकी तारीखें आती हैं और उसका फैसला होता है तो इंसान बूढ़ा हो चुका होता है और उसकी आगे औलाद जवान हो चुकी होती है। ये मामलात होते हैं अदालतों में। तो अदालतें जो इतवार के दिन खुल जाती हैं बड़े बड़ों के लिए और उनको फ़ौरन ही बाहर जाने की इजाज़त भी दे देते हैं क्योंकि अंदर जेलों में गर्मी बहुत लगती होगी। खैर उनको क्या जेलों में गर्मी लगती होगी, उधर तो एसी लगे होते हैं उनके। लेकिन खैर ये तो आम आदमी है जो जेलों का एक अलग हशर है। और जेलों पे तो अगर आपने देख लिया कि जेलों में कैसे रहते हैं तो आपको लगेगा कि आप जो मंडियां हैं ना, जो बड़ी ईद आ रही है, जो अब मंडियां जाएंगे माल मवेशी खरीदने, उन मंडियों में बेहतर हवा आ रही होती है। वो मंडियां बेहतर होती हैं उस हालत से जिसमें कि हमारे कैदी जेलों में रहते हैं। वो एक अलग डिबेट है और वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं कभी किसी तरह आपको उसके बारे में भी बताऊं और मैं आपको दिखा ही दूं कि जेलों में क्या होता है। लेकिन जेलों में कैदियों के भी बड़े हकूक हैं। यहाँ पर तो आम आदमी को हकूक नहीं मिलते तो कैदियों की क्या ही बात करनी, तो इसलिए कैदियों को हम छोड़ ही देते हैं फिलहाल। होता है कि जो अभी हमारे सरकारी इदारे हैं उनकी हालत बद से बदतर होती चली जाती है। और उसके पीछे भी जो वजह है वो यही है कि हमारी मेंटालिटी है क्लास डिफरेंस मेंटेन रखने की। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे साथ वाले बेड पे कोई बहुत गरीब सी लाचार बूढ़ी औरत लेटी हुई है जिसका हुलिया ठीक नहीं है। ठीक है, ये मैं अपनी बात नहीं करी, मैं बहुत सारे लोगों की बात करी हूँ जिनकी ये मेंटालिटी है, जिनकी ये सोच है। और एक गरीब औरत बेचारी जो एक अमीर के साथ बेड पे हॉस्पिटल में वार्ड में लेटी हुई होगी, वो सारा टाइम ये सोचती रहेगी कि देखो इसकी कितनी आवभगत हो रही है, इसके लिए डॉक्टर्स बार बार दौड़े चले आ रहे हैं। और मुझे तो वो बस सुबह इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद पूछने भी नहीं आई कोई कि बीवी तबीयत ठीक है। अच्छा, और एक और मैं एग्जाम्पल दे दूँ फिर उसके बाद मैं ये बात कंक्लूड करूंगी अपनी। नाके, पुलिस के नाकों पर आपको सबसे मजा आएगा ये देखने में कि जो छोटी गाड़ी है, जो मेहरान में बैठा है ना शख्स, मेहरान में मोटरसाइकिल में, उसको बार बार रोकेंगे नाके पे। वो जितनी मर्तबा गुजरेगा उसको बार बार रोकेंगे, खास तौर पे मेहरान और मोटरसाइकिल पे जो शख्स सवार होगा उसको।
या कोई टैक्सी है, टैक्सीज भी ज़ाहिर है पाकिस्तान में मेहरान ज़्यादा हैं तो उनको रोकेंगे। जब उसी नाके से एक प्राडो या लैंड क्रूज़र गुजर रही होगी तो रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, उनको नहीं रोकेंगे, उनको गुजर जाने देंगे। आप जाएं, आप तो क्राइम कर ही नहीं सकते, क्राइम तो हम आवाम ही करते हैं अपने खिलाफ, आपने थोड़ी कुछ किया है। तो ये होता है पाकिस्तान में, ये जो ख़ास और आम का फ़र्क है जिसको स्टेटस को कहते हैं, और वो स्टेटस को ख़त्म करना था तहरीक इंसाफ ने और ख़ान साहब ने, वो भी अभी तक 2 सालों में बेहतर ज़रूर कर पाए होंगे लेकिन हर जगह से ख़त्म नहीं कर पाए। और उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि पब्लिक स्कूल्स को, पब्लिक हॉस्पिटल्स को, थानों को, नाकों को, इस तरह की जितनी जगह हैं जहाँ पर आवाम ज़्यादा जाती है, आम लोग ज़्यादा जाते हैं, ख़ास तो कम जाते हैं ना, ख़ास तो फ़ोन भी कर दें तो एक फ़ोन पे भी उनका काम हो जाता है। तो जहाँ पर आम लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा है, जहाँ पर आम लोगों का काम ज़्यादा है, उन जगहों को बेहतर करने की ज़रूरत है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए जहाँ पर के अगले जो लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका रवैया देखा जा सके कि भाई आम आदमी के साथ कैसा है। एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी जो नहीं ऑफ़र कर सकता किसी किस्म की रिश्वत, उसके साथ रवैया कैसा है, और एक वो आदमी जो डाले से उतर के गनमैन के साथ कहीं अंदर एंटर हुआ है ज़बरदस्त अकड़ा हुआ जोड़ा पहन के, उसके साथ रवैया कैसा है। ये सारी चीज़ें मॉनिटर होनी चाहिए और इनकी बुनियादों पे फिर होने चाहिए रिफॉर्म्स। और एक और चीज़ है कि ये हमारे सिस्टम का है, ये किसी एक इदारे का नहीं है, ये किसी एक मतलब किसी पब्लिक स्कूल या पब्लिक यूनिवर्सिटी का या किसी पब्लिक हॉस्पिटल की या ये किसी एक इदारे की प्रॉब्लम नहीं है। ये बतौर कौम हमारे जहनों में, हमारे दिमागों में रचा बसा दी गई है। और इसकी एक रीज़न तो ये थी कि हम शायद शुरू में कॉम्प्लेक्स थे क्योंकि हमने अंग्रेज़ों से जो आज़ादी, हमारा तो रिलीजन बराबरी का दीन है, वो तो कहता है कि अगर तुम अच्छा खाना खा रहे हो तो अपने घर में काम करने वाले मुलाजिम को भी वैसे ही खाना दो, तुमसे पूछोगी। अच्छा, वो तो ये भी कहता है कि अगर तुम बहुत अच्छा खाना खाते हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पड़ोस में जो ख़ानदान रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, वो ठीक तरह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके घर में कोई मसाइल है माली, तो उनकी भी मदद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुमसे इस बात पर भी सवाल जवाब होगा एक दिन। तो हम तो वो वाली कौम है, हमारा तो दीन हमें ये चीज़ सिखाता है। लेकिन हमारे अंदर जो ये क्लास डिफरेंस डाला है और ये जो क्लास की डिवाइड है कि भाई अमीर है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, अमीर है तो उसकी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज से एजुकेशन होगी, अमीर है तो बड़ी गाड़ी होगी, जाहिर है उसको नाके पे नहीं रोकेंगे, अगर अमीर है तो उसको थाने में भी इज्जत से सलूट मारेंगे, अगर अमीर है तो उसको नौकरी भी बड़े आराम से किसी ना किसी की कॉल वॉल या इन्फ्लुएंस की बिना पर मिल जाएगी, और अगर गरीब है तो वो उन्हीं जगहों पर जाएगा जहाँ पर इंसान और मैं आपको अगर पब्लिक हॉस्पिटल्स की एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान के बहुत से ऐसे पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर इंसानों के साथ कुत्ते बिल्लियां बेड्स पर लेटे हुए हैं, जहाँ पर आम वार्ड्स में जो कि बेसिक हाइजीन मेंटेन करने वाली जगह होती हैं, जहाँ पर किसी किस्म की कोई जर्म्स जरासीम ना पहुँच सके, वहाँ पर कुत्ते बिल्लियां फिर रहे होते हैं इंसानों के साथ, ज़मीन पे बैठे होते हैं। बेड्स नहीं है हमारे अस्पतालों में, लोग ज़मीन पे लेटे हुए होते हैं। तो इसलिए मैंने आपके साथ रॉबर्ट मुगाबे का कोट शेयर किया कि जब हमारे आसपास हमारी आने वाली नस्लें ये देखेंगी कि जो मुजरिम है वो अमीर हैं, उनको सारी सहूलियात मुयस्सर हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गरीब भी हैं और उनके पास सहूलियात भी कोई नहीं है, तो ये आप कैसे उनको समझाएंगे कि भाई तालीम लो, तालीम हासिल करो, तुम्हारे लिए बेहतर है।